नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। और मध्य प्रदेश के क्रम में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के भूगोल के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, इनके प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, इनकी उपजातियां कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर देना है। उनमें से जो सबसे सही आंसर होंगे वो हमारे अगले वीडियो में आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैं आपको और बता दूँ कि अगर आपको संबंधित वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी नागौद पे जाके PDF पा सकते हैं। संबंधित वीडियो की PDF उसी दिन शाम को अपलोड कर दी जाती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी में जाके PDF पा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के संबंध में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ लिया है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की स्थिति, विकास आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। फिर मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन कि मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक स्वरूप में डिवाइड किया गया है। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं। फिर मध्य प्रदेश की मृदा कि मध्य प्रदेश में किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, उसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख चट्टानें एवं पर्वतें। फिर चट्टानें पढ़ा है, चट्टानों में कौन कौन से चट्टानों में खनिज मिलते हैं और किन किन क्षेत्रों में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। फिर पर्वत पढ़े हैं। फिर मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। फिर मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, फिर वन फिर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में जानकारी। तो हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा है, अभ्यारण्य अभी हमारा बाकी है, उसको हम कुछ ही दिनों में जैसे ही PPT कंप्लीट होती है वैसे ही हम उसको पढ़ लेंगे। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जनजाति पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे जनसंख्या, फिर उसके बाद पढ़ेंगे परिवहन, फिर खनिज संपदा के बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे, जिससे हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फिर अन्य टॉपिक जैसे मध्य प्रदेश में साहित्य, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थल, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमें मध्य प्रदेश का संपूर्ण मध्य प्रदेश पढ़ना है, इसलिए हम आप लोग हमारे साथ बने रहें और मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों अथवा जनजाति समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं। तो जनजाति को संविधान में एक अलग अनुच्छेद के तहत रखा गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 342 के तहत। फिर अब किसी जाति या समुदाय को अनुसूचित जाति कौन घोषित करेगा? तो ये राष्ट्रपति घोषित करता है किसी जाति को या जनजाति को। संसद किसी भी जनजाति समुदाय अथवा उनके अंश को अनुसूचित जाति की सूची से निकाल सकती है या उसमें जोड़ सकती है। तो किसी भी समूह या जाति को अनुसूचित जाति में जोड़ने या हटाने के लिए किसके पास शक्ति है? तो संसद के पास शक्ति है। संसद किसी भी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति में जोड़ भी सकती है और उससे हटा भी सकती है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन 1995 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था। जनजाति एक सामाजिक समूह है जो प्रायः निश्चित भूभाग पर निवास करती है। ये एक निश्चित भूभाग में कोई एक क्षेत्र होता है, वहाँ पे ये निवास करती है, ठीक है ना। तो जनजाति का एक सामाजिक समूह होता है जो किसी एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है। इनकी अपनी भाषा, सभ्यता तथा सामाजिक संगठन होता है। जैसे हर जाति और धर्म का अलग अलग वो भाषा होती है, सभ्यता होती है, उसी प्रकार जनजातियों की भी अलग सी भाषा, सभ्यता, इनकी सामाजिक संगठन होता है।
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,13,42,320 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% है, तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का संख्या 1,53,16,784 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है। तो अनुसूचित जाति कितनी है? 15.6%, और अनुसूचित जनजाति कितनी है? 21.1%। ये आपको परसेंटेज याद रखना है। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। आपकी अभी जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जनगणना भी रुकी हुई है। तो जब तक अभी नया डाटा नहीं आता तब तक आपका यही काम करेगा। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है? भील, गोंड, बैगा, कोल, ये मारिया नहीं है, भारिया है, सहरिया, सौर, पनिका, अगरिया, खैरवार, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में अन्य जनजातियाँ हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 46 प्रकार की जनजातियाँ पाई निवास करती हैं। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं गोंड। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी और भारत का सर्वप्रमुख सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड। तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका स्थान कौन सा है? ये दूसरे नंबर पर पाए जाने वाली जनजातीय समूह है। गोंड की उत्पत्ति तेलुगु के कोंड शब्द से हुई। किस शब्द से हुई है? तेलुगु के कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। ठीक है ना? क्या अर्थ होता है? पर्वत। अर्थात यह जनजाति पर्वतों पे निवास करती है। तो गोंड जनजाति कहाँ पे निवास करती है? पर्वतों में निवास करती है। क्यों निवास करती है? क्योंकि जो गोंड शब्द बना है वो तेलुगु शब्द कोंड से बना है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। अर्थात पर्वतों में निवास करने वाली जनजाति को क्या बोलते हैं? गोंड जनजाति कहते हैं। गोंड जनजाति के लोगों का रंग काला, सर गोल, होठ मोटे व नाक बड़ी होती है, और स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कम लंबी होती हैं। तो इनकी शारीरिक बनावट हो गई, कैसी होती है? काला रंग होता है, सर गोल होता है, ओंठ मोटे व नाक बड़ी होती है, और जो स्त्रियों की लंबाई होती है पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। मतलब पुरुष ज़्यादा लंबे होते हैं स्त्रियों से। फिर गोंड को प्रमुख 2 वर्गों में विभक्त किया गया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों। कौन कौन सा है? एक होता है राजगोंड, एक होता है धुरगोंड। राजगोंड कौन होते हैं? यह लोग भूस्वामी होते हैं, जिनके पास खुद की जमीन होती है वो कौन कहलाते हैं? राजगोंड कहलाते हैं। और भूरगोंड कौन से कहलाते हैं? यह लोग साधारण वर्ग के होते हैं, मतलब श्रमिक वर्ग के होते हैं। ठीक है ना? इनमें विवाह के कई तरीके प्रचलित होते हैं, जैसे विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह प्रमुख है। विनिमय विवाह क्या होता है? जैसे हरण विवाह क्या होता है? किसी की स्त्री का हरण करके उससे विवाह करने की प्रथा होती है। विधवा विवाह तो आप लोग समझते हैं, किसी स्त्री का अगर पति खत्म हो गया तो वो विधवा हो जाती है, तो उससे विवाह की प्रचलन इसमें प्रचलित है। फिर गोंड जनजाति में बहन की लड़की व भाई के लड़के के मध्य विवाह का प्रचलन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में होता है? तो दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति में होता है। इसमें क्या होता है? भाई के लड़के के साथ बहन की लड़की का विवाह हो सकता है, जिसे दूध लौटावा विवाह कहते हैं। अगरिया, प्रधान, सोलहास और नगारची गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। अगरिया क्या होती है? जो आग में जो लोहे के सामान बनाने का काम करते हैं वो अगरिया कहलाती है। प्रधान क्या होते हैं? जो गोंड जनजाति में पुरोहित होते हैं वो प्रधान कहलाते हैं। ठीक है ना? इनके प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? हिंदू देवताओं के साथ ठाकुर देव, माता बाई, दूल्हा देव जो इनके प्रमुख होते हैं, बाधेश्वर, सूरज देव और खैर माता इनके प्रमुख देवता है। ठीक है ना? फिर प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो कर्मा इनका सबसे प्रमुख नृत्य है। कौन सा है? कर्मा। फिर सैला, भड़ौनी, सुआ, दीवानी, बिरहा, कहरवा आदि इनके प्रमुख नृत्य है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य कौन सा है? कर्मा, जो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि कर्मा किस जनजाति का नृत्य है। इनके प्रमुख पर्व त्यौहार हैं बिरदी, बंकपथी, हरडिली, नवाखानी, जवारा, मड़ई और छेतरा इनके प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पे अपन ने गोंड जनजाति के बारे में बात कर ली कि मध्य प्रदेश में इसका दूसरा स्थान है। कौन कौन सी उपजातियाँ इसके, इसमें विवाह कौन का प्रचलन कैसे कैसे है, प्रमुख नृत्य कौन से हैं, प्रमुख त्यौहार कौन से हैं,
प्रमुख देवता कैसे हैं, तो एक गौंड जाति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब अगली जनजाति है हमारी भील जनजाति, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। यह मुख्य रूप से मालवा के पठार एवं निमाड़ में पाई जाती है, मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश में बोला जाए तो यह निवास करती है, ठीक है ना। भील शब्द की व्युत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द विल्लुवर से हुई है। किससे हुई है? तमिल भाषा के शब्द विल्लुवर से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष, तीर या धनुष या कमान बोलते हैं, कहीं कहीं कमान लिखा रहता है, कहीं कहीं धनुष लिखा रहता है। अर्थात ये लोग अपने साथ धनुष रखते हैं, इसलिए इनको भील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने साथ धनुष रखते हैं, इसलिए इनको भील कहा जाता है। इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? भिलाला, पतालिया, राठियास और बैगास इनकी प्रमुख उपजातियाँ हैं। भील सामान्यतः ठिगने होते हैं, शरीर सुगठित एवं मजबूत होते हैं। ठिगने का मतलब इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, लगभग 5 से 5.5 फुट के होते हैं और इनका शरीर सुगठित एवं मजबूत होता है। भील जहाँ रहते हैं उस जगह को फाल्या कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि भील के रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं? फाल्या, या फाल्या किसके निवास स्थल को कहा जाता है? तो फाल्या भीलों के निवास स्थल को कहा जाता है। भील जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार और खरगोन जिलों में निवास करते हैं, ठीक है। तो झाबुआ और धार आपका कहाँ पे आ गया? मालवा में आ गया। खरगोन आपका निमाड़ में आ गया। भीलों में नियमित विवाह, गंधर्व विवाह, हरण विवाह आदि प्रचलन है। विवाह में कन्या मूल का प्रचलन है। कन्या मूल का प्रचलन मतलब वर पक्ष वधु पक्ष को कुछ मूल्य देता है, जिससे वह कन्या का विवाह करता है, ठीक है ना। तो ये कन्या मूल्य हो गया कि वधु के बदले वर पक्ष कन्या पक्ष को कुछ मूल्य देते हैं। भील जनजाति गुदाने की विशेष रूप से शौकीन होती है, ठीक है ना। गुदाने मतलब जैसे आजकल टैटू चलता है ना, उसी तरह भील जनजाति भी गुदवाती है। तो टैटू नहीं होके उनके कुछ भित्त चित्र होते हैं, जो उनके कुछ सिंबल होते हैं, उनको वो गुदवाते हैं। भील जनजाति के पारंपरिक मकानों में खिड़कियां नहीं होती, जिन्हें यहाँ कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है, ठीक है ना। तो भील जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है, जहाँ पे खिड़कियां नहीं होते। इनके द्वारा की गई कृषि को चिमाता कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि चिमाता किसके द्वारा की गई कृषि को कहा जाता है? तो भीलों द्वारा। या भीलों द्वारा की गई कृषि को क्या कहा जाता है? तो चिमाता कहा जाता है। भीलों के पारंपरिक पर्व में गलछेड़ो, भगोरिया, चलावड़ी, जतारा आदि है, ठीक है ना। पिथौरा भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। तो भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र क्या है? पिथौरा। और श्री प्रेमा फाल्या उसके श्रेष्ठ कलाकार है, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही रखना है कि भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र कौन है? पिथौरा। और इसके चित्र कलाकार कौन है? तो श्री प्रेमा फाल्या, ठीक है ना। कौन है? श्री प्रेमा फाल्या। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिलों में आयोजित भगोरिया हाट भीलों का प्रसिद्ध प्रणय पर्व है, जो होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा? भगोरिया हाट भीलों का प्रसिद्ध प्रणय पर्व है, ठीक है ना। कब आयोजित किया जाता है? तो होली के आसपास इसको, होली के अवसर के बाद इसको आयोजित किया जाता है। फिर इसके बाद है बैगा जनजाति। बैगा मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति है, जो द्रविड़ जात से संबंधित है, ठीक है ना। बैगा जनजाति कृषि कार्य में हल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये धरती को अपनी माँ मानते हैं और इनका कहना है अगर हम धरती में हल चलाएंगे तो धरती माता का सीना फट जाएगा, ठीक है ना। बैगा जनजाति कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि कृषि में हल का प्रयोग करने से धरती माता का सीना फट जाएगा। तो ऐसा ये क्यों मानते हैं? क्योंकि धरती माँ को अपनी माँ मानते हैं, इसलिए धरती उसमें हल नहीं चलाते। इनके सुबह का भोजन बासी होता है, दोपहर के भोजन को पेज कहते हैं और रात के भोजन को बिहारी कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके भोजन 3 प्रकार के होते हैं। सुबह जो ब्रेकफास्ट होता है बासी होता है, दोपहर का भोजन पेज होता है और जिसको लंच बोलते हैं, रात के डिनर को ये लोग क्या बोलते हैं? बिहारी बोलते हैं, ठीक है ना। इनकी कृषि को बैवार कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकी कृषि को बैवार कृषि कहा जाता है। बैगा जनजाति विश्व की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति है, ठीक है ना।
जैसे कि अभी अपन ने भीलों में पढ़ा था कि उनको गुदना गुदवाना अच्छा लगता है, लेकिन सर्वाधिक विश्व गुदना प्रिय किसकी कौन सी जनजाति है? बैगा जनजाति है। इसकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो भरोरिया, नरोतिया, रैनना, कथमैना, ये इसकी उपजातियाँ हैं। इस जनजाति पर लिखी गई पुस्तक बैगा के रचयिता बैरियर एल्विन है। तो बैगा पर रचित पुस्तक बैगा के रचयिता कौन है? बैरियन एल्विन है। इनके प्रमुख नृत्य कौन से? कर्मा, सैला, परधोन और फाग इनके प्रमुख नृत्य हैं। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं कोल। यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। क्या है क्वेश्चन? कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। फिर कोल मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। इनके दो मुख्य उपवर्ग हैं, रौतिया और रौतल। ये मतलब कोल जनजाति को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था, किसमें? गोंड जनजाति में, राजगोंड और धुरगोंड। कोल शब्द की मूल उत्पत्ति संस्कृत शब्द कोला से मानी जाती है। तो कोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत के शब्द कोला से हुई है। कोल जनजाति का पूर्व मूल निवास रीवा के वर्दी राजा क्षेत्र के कुराली से माना जाता है। ठीक है ना। तो कोल जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ पे था? रीवा के वर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है। कहाँ पे? कुराली को। कुराली कहाँ पे है? रीवा में। यह मुंडा समूह की एक प्रमुख जनजाति। किस समूह की जनजाति है? मुंडा समूह की जनजाति है। यह मुख्यतः प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना, शहडोल और जबलपुर जिलों में निवास करती है। मतलब विंध्य क्षेत्र के आसपास इसका निवास स्थल है। रतिया, रतौला, कठोतिया, विंज, मवासी आदि इनकी उपजातियां हैं। कौन कौन सी? रतिया, रोतैला, कठोतिया, विंज, मवासी इसकी उपजातियां हैं। इनकी न्याय व्यवस्था अत्यंत प्राचीन है, जो गांव में मुखिया पंचों के माध्यम से न्याय करते हैं। ठीक है। जैसे पुराने ज़मानों में क्या हुआ करता था? न्याय कौन दिया करता था? पंचायत बैठती थी, उसमें 5 पंच होते थे, एक सरपंच होता है जो गांव का मुखिया होता था, उनके सहायता से इनके, तो आज भी इनके यहाँ पे यही परंपरा चली आती है। इनकी पंचायत को गोरिया पंचायत कहा जाता है। कौन सी पंचायत कहा जाता है? गोरिया पंचायत कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बैगा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है, या गोरिया पंचायत किसकी पंचायत को कहा जाता है? तो बैगा पंचायत, बैगाओं की पंचायत को गोरिया पंचायत कहा जाता है। इनके प्रमुख देवी देवता दूल्हा देव, बैरम, बड़े देव आदि हैं। ठीक है ना। इनका दहका नृत्य अत्यंत प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? दहका नृत्य। कोल जनजाति हिंदू रीति रिवाजों को मानती है। इनके प्रमुख देव, ये पूरा रिपीट हो गया है। इस जनजाति को मुंडारी और कोलेरियन नामों से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुंडारी और कोलेरियन नाम से भी जाना जाता है। फिर अगली जनजाति है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों में निवास करती है। मवाशी, रूमा, बवारी, बोडोया, नहाला आदि इसकी प्रमुख उपजातियां हैं। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहती है। किस पर निर्भर रहती है? कृषि पर। कोरकू जनजाति पर जिन लोगों के पास अपनी भूमि होती है उन्हें राज कोरकू व अन्य को पोथारिया कोरकू कहा जाता है। तो जिनके पास खुद की भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? राज कोरकू कहा जाता है, और जिनके पास भूमि नहीं होते उन्हें पोथारिया कोरकू कहा जाता है। कोरकू जनजाति भी हिंदू धर्म को मानती है। ठीक है ना। यह एक आदिम जनजाति है जो मध्य प्रदेश के दक्षिण जिलों में निवास करती है। इनमें कई विवाह प्रचलित है, जैसे इमझना विवाह, विधवा विवाह, हठ विवाह। हठ विवाह क्या होता है? इसमें कन्या पक्ष में कन्या हट करके विवाह के लिए बैठ जाती है कि हमें उस पुरुष से ही विवाह करना है, जिससे उसका विवाह फिर उसके साथ होता है। खम्ब स्वांग इसका प्रसिद्ध नृत्य प्रधान नाटक है। ठीक है ना। तो कौन सा प्रधान नाटक इसका प्रसिद्ध है? खम्ब स्वांग, जो कैसा नृत्य के साथ करते हैं इसको। ठीक है ना। फिर भारिया जनजाति, यह द्रविडियन या कोलेरियन समूह की जनजाति है। कोलेरियन समूह की और जनजाति कौन सी थी? बैगा जनजाति को कोलेरियन समूह की जनजाति कोलेरियन बोला जाता था। भारियों में चूड़ी प्रथा है। इनका प्रमुख भोजन पेज है। ठीक है ना। इनकी बोली भरनोटी होती है। प्रमुख नृत्य भरम, सैतम, कर्मा और सैलाना है। प्रमुख देवता बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बरुआ और नाग देव हैं। ठीक है ना। तो इनके प्रमुख
देवता हैं और इनके भारिया जनजाति के। भारिया की सर्वाधिक जनसंख्या जबलपुर जिले में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो जबलपुर जिले में पाई जाती है। यह मुख्यतः जबलपुर छिंदवाड़ा जिलों में है। कहाँ पे है? जबलपुर और छिंदवाड़ा जिलों में। यह मुख्यतः गोंड जाति की ही उपशाखा है, ठीक है ना। तो किस जाति की उपशाखा है? गोंड जाति की उपशाखा। कहाँ कहाँ पाई जाती है? जबलपुर और छिंदवाड़ा में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो जबलपुर में पाई जाती है। फिर सहरिया जनजाति, इनकी बसावट को सहराना कहा जाता है, जिसका मुखिया पटेल होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि किस जनजाति का मुखिया पटेल होता है? तो सहरिया जनजाति का मुखिया पटेल होता है, तथा इनकी बसावट को सहराना कहा जाता है। सहरिया जड़ी बूटियों की पहचान में सिद्धस्थ होते हैं, ठीक है ना। यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो केंद्र सरकार द्वारा किस जनजाति को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है? तो सहरिया जनजाति को। इनका प्रमुख नृत्य लनहगी नृत्य है, ठीक है ना। कौन सा नृत्य है? लनहगी नृत्य। फिर है अगरिया, गोड़ों की एक शाखा। अगरिया जनजाति व्यवसाय लोहे को गलाकर औजार बनाना है, अतः अगरिया कहलाती। मतलब ये लोहों के औजार में, जिसे अपन आम भाषा में लोहगड़िया कहते हैं, ठीक है ना। प्रमुख देवता लोहासुर है। ये अपने देवता को काली मुर्गी भी की भेंट चढ़ाते हैं। किसकी भेंट चढ़ाते हैं? काली मुर्गी की, अपने देवता को खुश करने के लिए। इनका प्रिय भोजन शुगर का मांस होता है। ये फैक्ट मेरे को एग्जैक्ट नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। फिर है बंजारा, भारत की यायावर जनजाति बंजारा पर कबीलाई पद्धति का प्रभाव आज भी है। ये कबीले में आज भी रहते, जैसे पुराने ज़माने में कबीले हुआ करते थे, वे ऐसे भी आज भी रहते हैं। कबीले का एक मुखिया होता है, जिसे नायक कहते थे, जैसे पहले हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में बंजारा एक घुमंतू जनजाति के रूप में जानी जाती है। घुमंतू मतलब ये घूमते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करते रहते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विशेषकर मंडला, निवाड़, मालवा आदि में ग्राम बसाकर रहने लगे हैं, जिसे टांडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांडा। कहाँ कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में निमाड़, मालवा और मंडला में ये ग्रह बनाकर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? टांडा कहा जाता है। बंजारा स्त्रियां संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है, ठीक है ना। तो संसार की सबसे श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है? बंजारा। पहले यह जनजाति बालद लादकर लाती थी, अर्थात बैलों पर लादकर जीवनोपयोगी सामग्री विक्रय करती थी। फिर इसके बाद है पनिका। पनिका मुख्यतः छत्तीसगढ़ के विंध्य प्रदेश की जनजाति है। यह मध्य प्रदेश के सीधी व शहडोल में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग कबीर पंथी हैं। ये कबीरहा भी कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कबीर को फॉलो करते हैं। कबीरहा मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि ये कबीर जी को फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद है पारधी। पारधी मराठी शब्द पारद का तद्भव रूप होता है, जिसका अर्थ होता है आखेट। आखेट मतलब क्या होता है? जो नाटक मनोरंजन के साधन होते हैं उसे आखेट कहते हैं। अनुसूचित जातियों की शासकीय सूची में पारधी जनजाति के अंतर्गत बहेलियों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। किसको सम्मिलित किया गया है? बहेलियों को। इस जनजाति का मुख्य निवास भोपाल, रायसेन और सीहोर जिला है। मध्य प्रदेश में हरिजन एवं, अब कुछ तथ्य हैं। मध्य प्रदेश में हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना भोपाल में की गई है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सबसे कम आदिवासी निवास करते हैं। आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम जिला धार है। कर्मा नृत्य गोंड जाति से संबंधित है। कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य चटकोरा नृत्य है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक जनसंख्या जाटव जात की है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या पाई जाती है और मध्य प्रदेश में कुल 46 जनजातियां पाई जाती हैं। ये था हमारा मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड आज का वीडियो, जिसमें हमने जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्रश्न में पूछे गए उत्तर, वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। मैं एक बार प्रश्न फिर से रिपीट किए देता हूँ कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।